अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम उर्दू के नेक्स्ट जो 50 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे पास पेपर के। नंबर 1 जो है ये है पानी भरना। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो पानी भरना है वो क्या है, मुहावरा है, रोजमर्रा है, ज़रबुल मिस्र है, या मुहावरा भी है और रोजमर्रा भी है। तो ये मुहावरा भी है और रोजमर्रा भी है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है उर्दू नस्र की पहली किताब क्या है। उर्दू नस्र की पहली किताब सब रस है, और इसके आपने राइटर का नाम भी याद रखना है, ये लिखी थी मलाओ जही ने। उसके बाद नंबर 3 पे आता है माथा ठकना। माथा ठकना से क्या मुराद है, इसका आपने मतलब बताना है। इसका मतलब है किसी काम से मुतल्लिक बुरे आसार जाहिर होना। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये काम हमारे लिए बुरा है, या आपको फीलिंग आ रही है, या आपको कुछ आसार इस तरह के नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे माथा ठकना। उसके बाद है कौन सा लफ्ज किरदार की खूबी को जाहिर करता है। वफादारी जो है वो किरदार की खूबी को जाहिर करता है। उसके बाद है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब अपने बताना है जाहिर बात के सबूत की जरूरत नहीं। मतलब कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि कंगन हाथ में ही पहनना है ना, तो उसको आरसी क्या। तो वो कह रहा है कि जो बात जाहिर हो चुकी है उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। उसके बाद है खून आंखों में उतर आना। ये तो सिंपल सी चीज है, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि आंखों आंखों के अंदर खून निकल आना मतलब उभर आना, नजर आना, मतलब आंखें रेड हो जाना, मतलब बेहद गुस्से की हालत में होना। उसके बाद नंबर 7 पे आता है अ वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग। ये जो है एक इडियम है, और इसका आपने मतलब बताना है कि उर्दू मतलब क्या है। मैंने कल आपको बताया था ना कि जो इस तरह के इडियम्स देते हैं उनका ना मोस्टली वो जो 3 होते हैं ना वो उसके मीनिंग के साथ देता है। अब जैसे उसने यहाँ पे बोला ना वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग, के भेड़िया जो है उसने शिप वाला क्लॉथिंग जो है वो उसने की हुई है। इस तरह के मीनिंग वो आपको देगा। और एक जो उसमें होगी ना वो आपकी कहावत होगी, जरबुल मिस्ल होगी। ठीक है, इस तरह की कोई चीज होगी, तो आपने जरबुल मिस्ल के ऊपर टिक करनी है। मोस्टली उसका आंसर जरबुल मिस्ल वाला ही होता है। ठीक है, मीनिंग नहीं, मीनिंग तो नहीं पूछ रहा ना वो आपसे इडियम के हवाले से पूछ रहा है। ठीक है, कि उर्दू में इडियमेटिक एक्सप्रेशन इसका क्या होगा उर्दू के अकॉर्डिंग, तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है आ वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग, तो इसका मतलब है बगल में छुरी मुंह में राम राम। अब देखें आपके सामने एक ये आ जाए और उसके अलावा आपके आ जाए कि भेड़िए की बात कर रहा है, शिप की बात कर रहा है, तो आपको लगेगा यार इसका तो जो करेक्ट मीनिंग है वो यही वाला बनेगा, क्योंकि इसमें वुल्फ की बात की हुई है, शिप की बात की हुई है, कपड़ों की बात की हुई है, इस तरह की। तो आपने उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना है। आपने देखना है कि भाई जब वो हमसे उर्दू में पूछ रहा है मतलब वो हमसे किसी जरबुल मिस्र के बारे में पूछ रहा है, किसी मुहावरे के बारे में पूछ रहा है, तो आपने उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये शेर किसने लिखा है, ये शेर लिखा है अहमद नदीम कासमी ने। उसके बाद है आंखें राह में बिछाना। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आंखें राह में बिछाना मतलब बहुत ज्यादा इज्जत देना, किसी बंदे को इज्जत देना, ताजीम देना। ये नहीं है कि उसकी आपने अपनी आंखें निकाल के उसके रास्ते में ही बिछा दी हैं, मतलब ये कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि आंखें राह में बिछाना। उसके बाद है कुनाया के लफ्जी मैनी क्या है। कुनाया के लफ्जी मैनी है पोशीदा बात, छुपी हुई बात। बूढ़ा आदमी, बेवकूफ आदमी। बूढ़ा आदमी का मतलब क्या होता है, बेवकूफ आदमी। अब यहाँ पर वो कहेगा, आप बूढ़ा आदमी देगा, नीचे कह देगा भाई कमजोर आदमी, ज़ईफ आदमी, या जिसकी उम्र ज्यादा हो वो। तो आपने ये चीज नहीं देखनी, बूढ़ा आदमी मतलब बेवकूफ आदमी, इसका मीनिंग है। उसके बाद है बुलबुल का बच्चा पालना। बुलबुल का बच्चा पालने का मतलब है अपने सर दर्दी लेना। ठीक है, परिंदे का बच्चा पालना बड़ी मुश्किल चीज है। उसके बाद है दीदा वदीद का मतलब क्या है। इसका मतलब है मुलाकात। फिर आता है नजामे जंग और नजमुद्दौला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये दोनों क्या हैं, ये लकब हैं, कुनियत हैं, खताब हैं, या कोई भी नहीं। तो ये दोनों खताब हैं। ठीक है, आपको मैंने वो जो पीछे ग्रामर वाला लेक्चर दिया वो आपने लेना है, उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। लकब क्या होता है, खिताब क्या होता है, कुनियत क्या होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, खिताब वो होता है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, आपने कोई अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट उसके एजाज में आपको देती है। लकब वो होता है जो आपको किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से बुलाया जाता है। कुनियत वो होता है जो आपको आपके पेरेंट्स की निस्बत से बुलाया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मारिया इमाम, ठीक है, तो अब इमाम मेरी कुनियत है, पीछे मेरे फादर का नाम है, तो उसको हम कहते हैं कुनियत। और जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो खिताब होता है, और जो आपको किसी कौम की तरफ से मिल रहा होता है वो लकब होता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में नंबर 15 में कहता है माहे तमाम कलाम है। माहे तमाम जो है ये किसका कलाम है, ये कलाम है परवीन शाकिर का। उसके बाद 16 पे आता है मुताबकत। मुताबकत के मैनी क्या है, मुताबकत के मैनी है बराबर करना। ठीक है, अब मुताबकत है ना, इसके मैनी में आपको जाके देगा मुसाबकत भी दे देगा। ठीक है, तो मुसाबकत का मतलब भी वैसे कई हद तक यही होता है, लेकिन आपने इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है ना आपने उस पर टिक करनी है, तो इसका मीनिंग है बराबर करना। उसके बाद है तिलस्म टूट जाना का मतलब क्या है, मतलब असर खत्म हो जाना। वो हरूफ जिनमें खुशी का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं, हरूफ
बसात कहते हैं, ठीक है, वो हरूफ जिनसे हमारी खुशी जो है, हमारी जो अच्छी फीलिंग्स हैं वो खुल के दूसरों के सामने आ रही हैं, उसको हम हरूफ बसात कहते हैं। उसके बाद है धान पान का मतलब क्या है? धान पान का मतलब है दुबला पतला, ठीक है, अरे ये लड़का तो बड़ा धान पान है, मतलब ये लड़का बड़ा दुबला पतला है, मारिया धान पान है, मारिया दुबली पतली है, ठीक है। उसके बाद है सकूत तोड़ना। सकूत तोड़ना का मतलब होता है बोलना, ठीक है, मतलब उसने सकूत तोड़ दिया, खामोशी तोड़ दी और ये अचानक बोलने लग गया। उसके बाद है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत ज्यादा अजीज होना, बहुत ज्यादा प्यारा होना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अहमद फराज की वफात कहाँ हुई? इस्लामाबाद में हुई। फिर 24 पे हमारे पास आता है जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर होश है गंदम को जला दो। ये शेर किसने लिखा है? ये शेर लिखा है अल्लामा इकबाल ने। देखिए अल्लामा इकबाल ने आपको खुद ही का पैगाम दिया था। अब आप इस शेर को पढ़े ना तो आपको वही चीज वो कह रहे हैं कि जिस चीज से आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आपको, आप चले ज्यादा इसके डेप्थ में ना जाएं, इसके मीनिंग में ना जाएं, आप सिर्फ एक चीज इसकी समझें। वो कह रहा है कि एक खेत है, उससे आपको रोजी नहीं मिल रही तो फिर परे उस खेत को ही जला दो। तो इस तरह की बात अल्लामा इकबाल ही कर सकते हैं ना, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने आपको खुद ही का दर्स दिया था। उसने कहा था कि तुम जब कुछ कर ही नहीं सकते और अगर तुमने ये काम किया से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो तो यार इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और करो, ठीक है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है उसके लिए कोशिश करो और उसको हासिल कर लो। तो यहाँ पर भी देखें इसी तरह की, इसी टाइप की बात हो रही है, तो मतलब ये बात किसने की होगी? अल्लामा इकबाल ने की होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मिर्जा गालिब जो हैं वो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? मिर्जा गालिब जो हैं वो आगरा में पैदा हुए 1797 में, इसका आपने ईयर भी याद रखना है। मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? उनकी वफात हुई 1869 के अंदर, पुरानी दिल्ली में। अच्छा, उसके बाद है मिर्जा गालिब के खिताब, ये पीछे मैंने आपको बताया था कि पेपर में आया हुआ था, नजमुद्दौला जो है ये क्या है? तो ये खिताब है, ठीक है। अब ये खिताब है किसका? नजमुद्दौला और द बैरल मुल्क, ये दोनों खिताब है मिर्जा गालिब के और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे। उसके बाद है मिर्जा गालिब का असल नाम क्या है? मिर्जा गालिब का असल नाम है असदुल्ला खान। काबे कोसैन का मफहूम क्या है? काबे कोसैन का मफहूम है निहायत करीब होना। अब आपने कोसैन से याद रखना है, काफ काफ करीब, ठीक है, निहायत करीब। बेनील अहराम से क्या मुराद है? ठीक है, बेनील मेहराम, मेहराम जो है इससे मुराद है नाकाम व नामुराद। बेनील मराम से क्या मुराद है? नाकाम व नामुराद। अब ये भी आपने ना मीम से आपने वो इसको जो कहते हैं ना क्रैम, आप जो करते हैं थोड़ा माइंड में, आप अपने माइंड को इस चीज पे लाएंगे ना। ऊपर वाले मैंने बोला ना काबे कोसैन, ठीक है, काफ काफ आ रही थी तो वहां से हमने जो है वो रट्टा लगा लिया कि इसका करीब होगा। अब जहाँ पे था बे नीले मराम, मराम मीम मीम आ रही है मतलब मुराद, ठीक है, ना कामो ना मुराद। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ब्रेड द लाइन। ब्रेड द लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसरोकार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दुरुस्त तलफ्फुज बताएं। अब इसमें भी फिर वही चीज मैंने ये इस वजह से मेंशन किया था कि इसमें आप हम ये गलती करते हैं कि अब देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि अगर आपके पेपर में आ जाए ना और आपके पेपर में एक ये वाला लफ्ज लिखा हुआ होगा, ठीक है, हैरानगी, आप क्या करेंगे? आप इसके ऊपर टिक करके आएंगे। जबकि अगर आप उर्दू की वोकैबलरी के अकॉर्डिंग देखें, उर्दू की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह का वर्ड है ही नहीं। हैरानी होता है, हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है। मुझे इस बात से हैरानी हुई। जब हम डेली बोलते हैं ना वर्ड तो हम बोलने में एहतियात नहीं करते, हम बोल देते हैं, मैं कहूंगी यार मुझे तुम्हारी बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई, तो हैरानगी नहीं होता, मुझे तुम्हारी बात सुन के बड़ी हैरानी हुई। तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने अंदर ऐड किया ताकि आप अपनी इन मिस्टेक्स के ऊपर भी काम कर सकें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है कुंदी करना। कुंदी करना क्या है? मुहावरा भी है और रोजमर्रा भी है। उसके बाद है उर्दू में बशमूल हमजा की तादाद कितनी है? हमजा कितने हैं उर्दू के अंदर? 37 है। उर्दू तहजी के जितने अल्फाज होते हैं बस उसी को हम कहते हैं 37 है। उसके बाद है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन का क्या मतलब है? गैर मुस्तकिल मिजाज, ठीक है, थाली का बैंगन गैर मुस्तकिल मिजाज। अब इसका भी ना आपने इस तरह याद रख लेना है कि हमें थाली में बैंगन है और हमें आपकी मामा ने आपको बैंगन दिया, हमें नहीं पसंद, ये हमारे मिजाज के खिलाफ है कि आप हमें बैंगन दे, तो आपने यही लिख लेना है गैर मुस्तकिल मिजाज, ठीक है, थाली का बैंगन गैर मुस्तकिल मिजाज। तो इस तरह से कुछ चीजों को अपने पास ही ना, मतलब डेली लाइफ में जैसे हम यूज करते हैं, थोड़े नाम इधर उधर दे के थोड़ी स्टोरीज क्रिएट करके याद कर लिया करें, वो चीजें याद रहती हैं हमें। उसके बाद है जजो लाइंटिफिक की तरकीब का मफहूम क्या है? ठीक है, इसका मतलब है जो हिस्सा अलग ना किया जा सके। जजो लाइंटिफिक की तरकीब का मफहूम है जो हिस्सा अलग ना किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज को जो वाओ और ओ के जरिए, फॉर एग्जाम्पल, जो मिलाए जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ अली और अकबर, अब इसके अंदर और आया ना, अली और अकबर को दो एक वर्ड है अंदर उसने मिलाया है, तो वो जो वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शंस कहते हैं,
उनको उर्दू में क्या कहा जाता है? उनको उर्दू में हरूफ अत्फ कहा जाता है। ये चीजें भी मैंने आपको उस ग्रामर वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। उसके बाद 38 है। 38 में आता है कि अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से की? उन्होंने म्यूनिख जो है यूनिवर्सिटी वहां से की है। उसके बाद 39 है, अंधेरा उजाला जो ड्रामा है वो किसका है? अंधेरा उजाला जो है वो यूनिस जवेद का है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानने हैं, ये वाला शेर किसका है? मीर तकी मीर का है। तलमीह का मतलब क्या है? तलमीह का मतलब होता है तारीखी इशारा। ठीक है, अब ये जब मैं पंजाबी पढ़ाती हूँ तो उसमें बड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ तलमीह का, ताकि बच्चों को पता चल जाए तलमीह क्या होता है। तलमीह ये होता है कि एक शेर होता है, उसके अंदर ना वो या तो उसने अगर तारीख का कोई वाक्य बयान करना है ना, तो वो ये नहीं होगा, अब एक शेर में वो पूरा वाक्य तो नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल उसने एक पंजाबी का शेर भी है, नहीं कोई नमरूद दे नहीं कोई वाली नमरूद दे सानिया था। ठीक है, अब वो इसमें उसने नमरूद का ले जो वाकया था उसके बारे में बात की है, तो उसने पूरा का पूरा किस्सा तो नहीं वो एक शेर में लिख सकता। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक मेन वहां से करेक्टर का नाम उठाएगा और वो अपने शेर में लिख देगा। और जब हम उस वर्ड को देखेंगे पढ़ेंगे, हमारे माइंड में वो पूरी स्टोरी जो है, वो पूरी तारीख का जो वाक्य होगा वो पूरा हमारे माइंड के अंदर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से तलमी कहते हैं कि तारीखी इशारा देना, एक ही वर्ड के जरिए पूरी स्टोरी जो है वो पढ़ने वाले के आंखों के सामने आ जाती है, उसको हम कहते हैं तलमी। उसके बाद है नज्म का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ का मतलब होता है मीनिंग, कि आपने मैं नहीं बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और जो मुतजाद होता है उसका मतलब होता है कि आपने ऑपोजिट बताना है। अब यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो सैनोनिम एंटोनिम। ठीक है, जब मुतरादिफ आ रहा है तो मतलब आपने सैनोनिम बताना है, जब आपका मुतजाद आ रहा है मतलब आपने एंटोनिम बताना है। ठीक है, अब नजम है, इसका मुतरादिफ मतलब हमने इसका सैनोनिम बताना है, इसका सैनोनिम होगा सितारा। उसके बाद है 3-5 करना का मतलब क्या है? 3-5 करना का मतलब होता है लड़ाई करना, तकरार करना, झगड़ा करना। ठीक है, उसके बाद है रोटी वोटी में वोटी क्या है? वोटी इसमें क्या है? महमिल है। ठीक है, वोटी क्या है? महमिल। अब कलमा और महमिल मैंने आपको पढ़ाया, महमिल वो होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, हम खुद से ही वो एक वर्ड, अब देखिए वर्ड तो रोटी है, इसके साथ वोटी मैंने अपने पास से ऐड कर दिया। ठीक है, रोटी मैंने क्या किया? अपने पास। मैं कहती हूँ मोटी छोटी, मोटी तो वर्ड है, मैंने साथ छोटी वर्ड ऐड किया, छोटी का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो छोटी क्या होगा? मुहमिल होगा। वो वाला वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, उसको हम मोमिल कहते हैं। उसके बाद 45 पे आता है कि मौलाना हाली जो है वो कौन सी जुबान नहीं जानते थे? वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, अंग्रेजी मीन के इंग्लिश नहीं जानते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मिराने नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये शेर है, इसमें आपने बताना है कि तशबीह क्या है। ठीक है, अब इसमें ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखें, उसने कहा मिराने नीम बाज आंखों में, अब इसके लिए भी आपको तशबीह इस्तारे का बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। तो मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि पहले ग्रामर के लेक्चर लें, वो नहीं लेंगे तो फायदा ही नहीं है इन चीजों को पढ़ने का, आपको ग्रामर की समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है मिराने नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, अब वो यहाँ पर शराब भी देगा, मोस्टली बच्चे शराब पे टिक करके आएंगे। शराब पे क्यों टिक करेंगे? वो कहेंगे कि यार ये उसकी आंखों को कह रहा है कि वो शराब की जैसी है, तो शराब तशबीह दे रहा है ना शराब के साथ, उसकी आंखों को तो शराब होगा नहीं। जो इसके अंदर वर्ड आता है ना की और सी, ठीक है, की सी, ये वाला वर्ड तशबीह होता है। मैं कहती हूँ कि मेरा दोस्त चांद जैसा है, मेरा दोस्त चांद जैसा है, अब इसमें वर्ड है जैसा, तो तशबीह क्या होगी? जैसा। ठीक है, मेरा दोस्त चांद जैसा है, तो जैसा जो होगा वो आपकी तशबीह होगी। कभी भी आप उस वर्ड को नहीं उठाएंगे, वो तो मुशब्बा और मुशब्बा बा में आगे आ जाता है, वो एक आगे और चीज है, अगर हमारा यहाँ पे आया तो हम दोबारा देख लेंगे, नहीं तो आप पीछे वाली लेक्चर जो है उनको लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरियस दौड़ना का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत तेज भागना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चहार शंबा का क्या मतलब है? चहार शंबा जो है पर्शियन का लफ्ज है, आपने इसका उर्दू में मतलब बताना है क्या है, इसका मतलब है बुध। उसके बाद मैंने साथ सारे जो डेज हैं वो मेंशन कर दिए। इतवार को कहते हैं यकशंबा। ठीक है, अब देखें इतवार पहला दिन, पहला मतलब यक, यक मतलब एक, सोमवार दो, शंबा शंबा आपने सबके साथ लगाना है। ठीक है, सोमवार जो होता है वो दो, दो शंबा, मंगल तीसरा दिन है सा शंबा, बुध चौथा दिन है चहार शंबा, जुमेरात पांचवा दिन है पांच शंबा, जुम्मा जो है वो आप जैसे समझ लें जुम्मा हम कहते हैं आज हाफ डे है हमारा। ठीक है, आधी छुट्टी होगी, हाफ डे है, तो पंजाबी में कहेंगे अध, आधा डे है, हाफ डे है, अध, अधीना इसको कह देंगे। हफ्ता फिर सिंपल शंबा आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से वही इतवार यक दो सा चहार पंच अध शंबा। उसके बाद हमारे पास आता है फाख्ता उड़ाना। फाख्ता उड़ाना का मतलब है मजे करना। ठीक है, एंजॉय करना, लुत्फ उठाना। दावत शिराज, दावत शिराज का मतलब है बेतकल्लुफी की दावत, यानी कि सादा खाना। ठीक है, सादा खाना जिसमें किसी किस्म का कोई तकल्लुफ ना किया जाए।
فار ایگزامپل میں بیٹھی ہوں، میرے گھر کوئی گیسٹ آ گیا، جو پکا ہوا ہے میں نے اس کو وہی دے دیا، میں نے اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کیا، تو اس کو ہم کہیں گے دعوت شراز. ٹھیک ہے. یہ 50 MCQs تھے. کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.